हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिविजन राजस्थान। माय नेम इज़ हर्षवर्धन सिंह। आज हम जो वीडियो कर रहे हैं वो जो है वो राष्ट्रीय सामयिकी के बारे में कर रहे हैं। तो हमने इंटरनेशनल अफेयर्स जो हैं वो कवर कर लिए थे, अब हम नेशनल अफेयर्स कवर करेंगे मई 2020 के लिए। कुछ शख्सियतों की बात करेंगे, कुछ व्यक्ति जो अभी हाल ही में न्यूज़ में रहे हैं उनकी बात करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि यूपीएससी की बात हम यहाँ पे जो है वो सीबीएसई की बात करें। सीबीएसई के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं मनोज आहूजा, ठीक है, नाम आपको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हरिशंकर वासुदेवन। हरिशंकर वासुदेवन जो हैं इनको प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं और इनकी जो है वो देहांत हो गया, इस वजह से न्यूज़ में रहे हैं। और इनका देहांत जो है वो कोरोना संक्रमण के कारण हुआ है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, हरिशंकर वासुदेवन, जो कि प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, कोलकाता विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, इनका निधन हुआ है। दिया मिर्ज़ा, जो कि मशहूर बॉलीवुड सेलिब्रिटी एक्ट्रेस हैं, इनको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी, इनके भारत में जो सद्भावना राजदूत के तौर पर नियुक्त थी ये, इनका कार्यकाल जो है वो 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको ध्यान रखना, यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र की नहीं है, यूनाइटेड नेशंस पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के जो हैं भारत की सद्भावना राजदूत हैं ये, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है डीपीएस नेगी। डीपीएस नेगी जो हैं वो आईएएस अधिकारी हैं और इनको श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट नाम है तरुण बजाज का। तरुण बजाज जो हैं भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो आपको ये नाम उस तरीके से ध्यान होना चाहिए। आरबीआई गवर्नर का नाम भी आपको ध्यान होना चाहिए। आरबीआई की स्थापना जो है 1935 के अंदर की गई थी। 1934 के आरबीआई अधिनियम के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को 1935 को 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। ये तरुण बजाज हैं और केंद्रीय बोर्ड जो आरबीआई का होता है उसके निदेशक हैं। वी विद्यावती, ये जो हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो हैं वो नए महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया है। तो आप ये नाम ध्यान रख सकते हैं। पुरातत्व सर्वेक्षण जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। इस भारत के अंदर सभी तरीके के जो स्मारक हैं, सभी तरीके की जो पुरातत्व इतिहास के हिसाब से महत्वपूर्ण जो स्मारक जो जगहें होती है उनका संरक्षण करना, उनका जीर्णोद्धार करना और आदि जुड़ी कार्यवाही जो होती है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है गोविंद राजुलू चिंताला। ये जो हैं GR चिंताला जो हैं, आपको ध्यान रखिएगा, नाबार्ड बैंक जो है, NABARD बैंक भी नाबार्ड इसको कहा जाता है। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड जो हैं उसके जो हैं वो ये चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है दिलीप ओमान। इनको जो है वो ये उद्योगपति हैं और ये जो है वो मुख्य तौर से भारत में स्टील एसोसिएशन जो है, इंडियन स्टील एसोसिएशन, इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका आर्सिलर मित्तल जो कि विश्व की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है, ठीक है, लक्ष्मी मित्तल जिसके मालिक हैं, उसके इंडिया के CEO, इंडिया का जो उनका अंग है, उनकी जो ब्रांच है उसके जो है वो अध्यक्ष हैं, CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। और इनको इंडियन स्टील एसोसिएशन जो भारत में इस्पात उत्पाद करने वाली जो कंपनीज हैं उनके जो एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है दिलीप ओमान। डॉक्टर राजीव जोशी नेक्स्ट जो व्यक्ति हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इनको जो है वो न्यूयॉर्क में इंटेलेक्चुअल लॉ प्रॉपर्टी एसोसिएशन के द्वारा इनोवेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था। नीलेश साठे, इनके बारे में बात करेंगे तो ये जो हैं वो IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डायरेक्टरी ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI के जो हैं वो पूर्व सदस्य रह चुके हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम से जुड़े रहे हैं और ये वित्तीय सलाहकार के रूप में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI से जुड़ गए हैं, उससे शामिल हो गए हैं, ठीक है। तो ये जो है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी, नाम पूछा जा सकता है।
अब आ जाते हैं हम पुरस्कार, सम्मान और पुस्तकों पे। तो हम बात कर रहे हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की भी जिसको कहा जाता है। ये उद्योगपतियों की एक संस्था है भारत के अंदर। उद्योगों से जुड़े हुए जो फैसले होते हैं उससे जुड़ी हुई एक एनालिसिस के लिए जो है वो, और एक तरीके की ऐसी संस्था है जो कि उद्योगों के लिए काम करती है, उसको प्रमोशन वगैरह करती है। इनकी सिरिल अमरचंद मंगलदास नाम से एक लॉ फर्म है, इनके साथ मिलके इन्होंने एक संयुक्त रिपोर्ट एंटरटेनमेंट लॉ बुक 2020 जो है वो रिलीज की है, जारी की है। नेक्स्ट जो इसमें हम आ रहे हैं वो है नेक्स्ट पुलित्जर पुरस्कार की बात करेंगे हम। पुलित्जर पुरस्कार विश्व में बहुत ही ज्यादा प्रख्यात पुरस्कार हैं। पुलित्जर पुरस्कार जो हैं वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। 2020 के पुरस्कार इसलिए सुर्खियों में है कि आप मेडल देख सकते हैं, मेडल मिलता है और कैश प्राइज भी इसमें शामिल है। तो ये जो है वो इसलिए न्यूज में है क्योंकि इस बार 3 भारतीय पत्रकारों को, खासतौर से जम्मू कश्मीर के 3 फोटो पत्रकारों को, डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद जो हैं, इनको फीचर फोटोग्राफी, मतलब फोटोग्राफी की जो कैटेगरी है उसके अंदर जो है वो ये पुरस्कार जो है वो 2020 के लिए इनको दिया गया है। एसोसिएट प्रेस एजेंसी जो होती है वो इसके लिए ये पत्रकार तीनों काम करते हैं। पुलित्जर जो थे वो एक प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में काफी नाम कमाया, तो इन्होंने ये पुरस्कार पत्रकारों को विश्व भर के अंदर जो पत्रकारिता में बहुत ही उत्तम काम करते हैं उन लोगों को ये पुरस्कार हर साल दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डॉल्चे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड। ये जो है वो सिद्धार्थ वरदराजन को दिया गया है और ये किससे संबंधित है? ये द वायर पत्रिका जो है उसके संपादकों में से एक हैं और इन्हें जो है वो डॉल्चे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ध्यान रखने वाली बात यह है, आपसे कई बार हवाई अड्डों का भी पूछ लिया जाता है कि हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है, तो आप ध्यान रखिएगा ये बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है बेंगलुरु में है और इसने भारत और मध्य एशिया में, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2020 जो है वो जीता है। सॉरी। नेक्स्ट है हम बॉमदेवरा साईं चंद्रवदन, इनकी बात कर रहे हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है फियर ऑफ गॉड नामक जो है किताब इन्होंने लिखी है, लेखक हैं बॉमदेवरा साईं चंद्रवदन। नेक्स्ट कुछ किताबों की बात कर रहे हैं। ऐतिहासिक जीवनी सयाजी राव गायकवाड़ द महाराजा ऑफ बड़ौदा, ये किताब लिखी है उमा बाला सुब्रमण्यम ने। ये लिखित किताब है उमा बाला सुब्रमण्यम के बारे में और गायकवाड़ के जो राजा रहे हैं, ठीक है, बड़ौदा के जो गायकवाड़ वंश के राजा रहे हैं उनके बारे में जीवनी है। शिवाजी इन द साउथ ब्लॉक द अनटेरिटेड हिस्ट्री ऑफ द प्राउड पीपल, ठीक है, ये जो है वो गिरीश कुबेर की किताब है। नेक्स्ट किताब है चेकमेट हाउ द बीजेपी वॉन एंड लॉस्ट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए थे, इलेक्शन हुए थे, उसमें बीजेपी की हार को लेकर जो किताब लिखी गई है सुधीर सूर्यवंशी की किताब है। हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑफ बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स, ये लेखक रस्टिन बॉन्ड की किताब है। आगे बात कर रहे हैं योजनाओं की, आयोग, सम्मेलन, अभियान और समितियों की। तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइफेड और आर्ट ऑफ लिविंग, ये 2 संस्थाओं की बात कर रहे हैं हम। तो ट्राइफेड आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था मान सकते हैं आप। ट्राइफेड जो है वो ट्राइबल यानी कि जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं उनके लोगों के जो उत्पाद होते हैं, जो हाथ से बने हुए उत्पाद होते हैं, उनको मार्केट करने के लिए एक सरकारी संस्था है, उसको जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ट्राइफेड। ट्राइफेड जो है वो एक बहुत प्रमुख काम करती है कि आदिवासी लोगों को एक मंच प्रदान करती है कि वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, राष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पादों को बेच सके। उसी तरीके से आर्ट ऑफ लिविंग जो है AOL फाउंडेशन, आर्ट ऑफ लिविंग जो है वो श्री श्री रविशंकर की संस्था है और ये भी जो है वो भारत और विश्व भर के अंदर बहुत सारे जन कल्याण के कार्य जो है वो करती है। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन और ट्राइफेड के बीच में एक समझौता हुआ है। ये जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक संगठन के कार्यक्रमों में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं इन लोगों ने। तो ये आप ध्यान रखिएगा कौन सी 2 संस्थाओं के बीच में जो है वो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइफेड और आर्ट ऑफ लिविंग के अंदर में जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने का समझौता हुआ है।
नेक्स्ट चीज हम बात कर रहे हैं गोल, GOAL, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा। ये भी नाम आपको ध्यान होना चाहिए, जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा हैं। तो इन्होंने फेसबुक के साथ में साझेदारी में गोल, GOAL गोल, इसका फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एंड लीडर्स कार्यक्रम, ये जो है वो लॉन्च किया है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत डिजिटल मोड के माध्यम से आदिवासी युवाओं को जो रोजगार है उसके लिए मेंटरशिप प्रदान करने के लिए जो है वो बनाया गया है। तो आपसे डायरेक्टली भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोल कार्यक्रम किससे जुड़ा हुआ है। आपको ध्यान रखिएगा, ये आदिवासी मंत्रालय का है, फेसबुक के तत्वाधान से या फिर उसके साथ जो है वो मिलकर किया गया है। और इसके अंदर क्या है, आदिवासी युवकों को एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि खुद के उद्योग स्थापित करने के लिए जो है वो बढ़ोतरी दी जाएगी, इसमें ट्रेन किया जाएगा ताकि वो जो है वो खुद से आदिवासी क्षेत्रों से आकर जो है वो उद्योग स्थापित कर सके, रोजगार सृजन कर सकें। इस तरीके के उद्देश्य से ये कार्यक्रम है गोल, गोइंग ऑनलाइन एंड लीडर्स कार्यक्रम, ठीक है, प्रोग्राम जो है गोल। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल, ये भी आपको नाम ध्यान होना चाहिए, रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं वो HRD मिनिस्टर है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। और यहाँ पर बात कर रहे हैं हम कि इन्होंने 15 मई 2020 को साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक, ठीक है, साइको सोशल यानी कि सामाजिक, और जो साइको यानी कि जो मनुष्य का दिमाग होता है उसकी जो संरचना होती है उसके हिसाब से साइको सोशल इम्पैक्ट यानी कि इस पर जो हमारी समझ है, हमारी जो सोशल गैदरिंग है, हमारा जो सोसाइटी है, क्या आया पेंडेमिक यानी कि हम बात कर रहे हैं जो कोविड-19 जो अभी पेंडेमिक चल रहा है उसकी, एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप विद इट। ये जो है वो एक किताब या एक तरीके से जो है वो इस टाइटल का एडिशन को प्रिंट करने के साथ साथ एडिशन लॉन्च किया है। तो इस तरीके से जो है वो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि किन्होंने लॉन्च किया, तो ध्यान रखिएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक एंड लॉकडाउन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूंगा, आपको ये भी ध्यान होना चाहिए पेंडेमिक और जो ये शब्द होते हैं इनका क्या मतलब होता है। तो पेंडेमिक जो है कोविड-19 की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि कोरोना वायरस अभी विश्व में सभी महाद्वीपों में फैल चुका है और अब किसी एक जगह से इसका स्रोत नहीं है, अब ये पूरे में फैल चुका है और सब जगह बराबर दरों से जो है वो फैलना इसका हो रहा है। लोकल लेवल पे भी हर एक महाद्वीप में, हर एक देश में इसका ट्रांसमिशन या फिर इसका जो फैलाव है, विस्तार है, वो होता जा रहा है, इसीलिए अब इसको पेंडेमिक की श्रेणी में रखा जाता है। इससे पहले जो है वो एपिडेमिक की श्रेणी होती है, यानी कि एक क्षेत्र से निकलने वाला वायरस जो है वो एक क्षेत्र में बहुत तेजी से बढ़ता है, जिसको रोकथाम नहीं कर पाते तो वो एपिडेमिक कहा जाता है। बट जब वो एक क्षेत्र से बाहर निकलकर अन्य क्षेत्रों में फैल जाता है, अन्य महाद्वीपों में फैल जाता है, अन्य देशों में फैल जाता है और वहां पर अपने ही स्तर पर फैलने लगता है, बाहर के लोगों से आने से नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना से कोई घूम के आया और उससे फैला, वैसा नहीं, वहां के लोगों में ही ये फैलने लगे, जैसे अभी अमेरिका में हो गया, यूरोप में हुआ है, इंडिया में भी हो रहा है। तो इस तरीके से अब इसको पेंडेमिक का दर्जा दे दिया जाता है। ये कुछ बेसिक शब्दों में फर्क है, एंडेमिक और एपिडेमिक और पेंडेमिक में ये दो फर्क होते हैं। इस तरीके से जो है वो ये कोविड-19 के इम्पैक्ट से जुड़ी हुई ई बुकलेट जारी की गई। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम शेखतकर समिति की बात कर रहे हैं हम। शेखतकर समिति के बारे में हमने पहले भी बात की है जब हम डिफेंस की बात कर रहे थे। तो शेखतकर कमेटी जो है वो हमारे देश के अंदर इन सब तरीके के मुद्दों को लेकर, सशस्त्र बलों को लेकर यानी कि आर्म फोर्सेस को लेकर जो है वो यहाँ पर उनमें जो खर्चे होते हैं, अत्याधिक खर्चे हैं, उनको कम करने के लिए एक समिति बनाई गई थी और इसने जो है वो सशस्त्र बलों के व्यय में सुधार और युद्ध क्षमता से जुड़ी हुई समिति है ये। और समिति की अध्यक्षता के अध्यक्ष थे जनरल DV शेखतकर जो कि रिटायर्ड हैं। इनके द्वारा ये रिपोर्ट दी गई थी और इसने रक्षा मंत्रालय ने इनकी रिपोर्ट को मानते हुए नई जो खबर अभी करंट में आ रही है वो आपसे ये शेखतकर कमेटी देकर भी पूछ सकते हैं किससे जुड़ी हुई है। तो ध्यान रखिएगा सशस्त्र बलों में खर्चा जो है उसको कम करने से जुड़ी हुई है। और क्या किया है इन्होंने, फैसला ये लिया है कि इंजीनियर सेवा MES के कुछ लोगों को जो है वो यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो औद्योगिक कर्मचारियों को कुल 13,157 रिक्तियों में से 9,305 पदों को समाप्त कर दिया जा रहा है। किसके आधार पर? शेखतकर समिति की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसा करने का फैसला लिया। तो आपके लिए दोनों ही तथ्य जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कस्तूरी रंजन समिति, ठीक है। अब यहाँ पे ये नाम जो है वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मान सकते हैं आप। कस्तूरी रंजन जो है ये नाम दो जगह आएगा,
एक तो कस्तूरी रंजन समिति जहां हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है एजुकेशन से जुड़ी हुई, दूसरी कस्तूरी रंजन समिति जो आएगी वो आती है पर्यावरण से जुड़ी हुई, उसकी भी आगे हम बात करेंगे। तो पर्यावरण से जुड़ी हुई कस्तूरी रंजन समिति जो है वो पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट्स के अंदर जो जलवायु है उसको संरक्षण करने के लिए, वहां पे जो जैव विविधता है उसको बचाने के लिए किस तरीके कदम उठाने चाहिए सरकार को, इससे जुड़ी हुई थी। वहीं दूसरी कस्तूरी रंजन समिति जो अभी न्यूज में रही है वो है नई शिक्षा नीति के लिए बनाई गई है। तो आपको ये दोनों ही चीजें ध्यान होनी चाहिए। कस्तूरी रंजन समिति जो है इन्होंने प्रस्तावित तौर पर नई शिक्षा नीति जो है पिछले करीब 5 सालों से काम चल रहा था जिसपे उसको जो है वो सौंप दिया है। और ये जो है वो इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंजन की अगुवाई वाली समिति है और इस समिति ने जो है वो इसमें जो नई शिक्षा नीति है उसके साथ बदलाव करके इसको जो है वो सरकार को सौंप दिया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दादा दादी और नाना नानी जो है वो यहाँ पे अभ्यास लिखा हुआ है, ये अभियान है, ये अभ्यास नहीं होना चाहिए, अभियान होना चाहिए। दादा दादी और नाना नानी अभियान, ठीक है। पीरामल फाउंडेशन किसके तत्वाधान से, दो संस्थाओं के साथ में है, ध्यान रखिएगा। पीरामल फाउंडेशन और नीति आयोग, इन 2 संस्थाओं ने मिलकर जो है वो नाना नानी और दादा दादी अभियान जो है वो किया है। तो इसका पूरा नाम है सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान। और ये मुख्य तौर से कोरोना महामारी के अंदर जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको इस महामारी से सबसे ज्यादा संकट है, सबसे ज्यादा खतरा है, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए ये जो है वो अभियान नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है, जिसमें बच्चों को ये जागरूक किया जाएगा कि वो अपने बुजुर्गों को किस तरीके से इस बीमारी से बचा सकते हैं। तो ये जब कोविड-19 शुरू हुआ था और शुरुआती चरण में हुआ था तब इस अभियान को जो है वो इन्होंने नीति आयोग के साथ में शुरू किया था। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली, ठीक है, नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इन दोनों ने मिलकर ये जो है वो एनडीएमए ने मिलकर या एनडीएमए ने एनएमआईएस नाम से जो है वो कार्यक्रम, एक प्रणाली विकसित की है, इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसा आप नाम से समझ पाएंगे, नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जो देश के अंदर प्रवासी हैं उनके लिए, उनको आवाजाही को लेकर राज्यों में आपने निर्बाध आवाजाही की सुविधा के लिए जो प्रवासी श्रमिक हैं उनके लिए केंद्रीय ऑनलाइन रिपोजिटरी या फिर एक भंडार होगा जिसमें उनके बारे में जानकारी जो है वो एकत्रित की जा सकेगी, ताकि जो अभी कोविड-19 की वजह से, जो अभी कोरोना वायरस की वजह से जो सारा माइग्रेंट क्राइसिस हमारे देश में देखने को मिला, जहां पर बहुत सारे श्रमिक जो हैं वो एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने जाते हैं, वो लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। ऐसी कोई स्थिति वापस ना आए, जिससे हर राज्य के पास में या केंद्र सरकार के पास में काफी इस तरीके की जानकारी नहीं हो पाती है कि किस राज्य के अंदर कितने बाहरी लोग जो हैं वो आकर काम कर रहे हैं। और इन सभी चीजों की वजह से जो है वो ये नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम किसने बनाया है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बनाया है। तो ये इसमें बहुत ज्यादा कारगर हो सकता है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ऐसा ही एक कदम उठाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ये कहा है कि अब से उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर से या उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर काम करने वाले लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा, ताकि उत्तर प्रदेश की सरकार को पता रहे कि कौन से राज्य में कितने उनके लोग जो हैं वो बाहर जाकर काम कर रहे हैं। उन लोगों को हायर करने यानी कि उनको नौकरी देने वाले लोगों को भी उस पर पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार आगे आने वाले समय में अगर ऐसी कोई वापस स्थिति बनती है तो उससे अच्छे से निपट सके। तो भारत सरकार की ओर से इस चीज को लेकर इस तरीके के पोर्टल बनाने की जो है वो कोशिश अभी जारी है। नेक्स्ट पे आते हैं हम पीएम ई विद्या प्रोग्राम, ठीक है, जैसा नाम से पता चल रहा है। तो जैसा कि हमको पता है कोविड-19 कोरोना वायरस के वजह से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा को बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है और इसकी वजह से जो है ई विद्या प्रोग्राम चलाया गया। 1 क्लास 1 चैनल, हर एक क्लास के लिए एक चैनल जो है वो सरकार ने चलाया है और पीएम ई विद्या प्रोग्राम के एक अहम हिस्सा है ये। इसके तहत बच्चों को टीवी के जरिए पढ़ाने की तैयारी चल रही है। 12 डीटीएच चैनल, क्योंकि 12वीं तक 12 क्लासेस होती है, हर एक क्लास के लिए 1 क्लास 1 चैनल का जो है यहाँ पे प्रावधान है। और एनसीईआरटी जो है वो इसका पूरा पाठ्यक्रम पूरा जो है वो तैयार करेगी और एक देश एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का इसका जो है वो हिस्सा और पोर्टल इसको दिया जा रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कोविड-19 से जुड़ी हुई खबर है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है वो एक इंश्योरेंस स्कीम है जो LIC के माध्यम से, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के माध्यम से चलाई गई थी भारत सरकार के द्वारा। इसके अंदर जो व्यक्ति अगर किसी निश्चित अमाउंट के अंदर, एक्चुअली अमाउंट अगर बात करेंगे तो 1.5 लाख से लेकर 7.5 लाख रुपए तक, जो भी आपकी श्रद्धा है उसके हिसाब से आप LIC अगर आप जमा कराते हैं तो उस वाली स्थिति के अंदर आपको जो है वो रिटायरमेंट के बाद में पेंशन की सुविधा जो है वो मिलेगी। ऐसी एक योजना जो है भारत सरकार की थी जिसको वय वंदना योजना कहा गया है। इस योजना को नरेंद्र मोदी ने बढ़ा दिया है, ठीक है। इस योजना को 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया, सॉरी, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC द्वारा 10 साल तक, ठीक है, तय दर से गारंटी शुदा पेंशन उपलब्ध कराई जाती है और इसमें व्यक्ति अधिकतम 15 लाख रुपए स्कीम में निवेश कर सकता है। ऐसी ये स्कीम है, इसको बढ़ा दिया गया। इसका टाइम पीरियड पूछ सकते हैं आपसे कि इसको हाल ही में किस टाइम तक के लिए बढ़ाया गया। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम स्वयं पोर्टल। स्वयं पोर्टल जो है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री यानी कि वही मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से है, ठीक है। और पिछड़े समाज और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए ये योजना है जिसमें मुख्य तौर से इस योजना में सरकार मुफ्त में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करेगी। साथ ही साथ इसमें जो जानकारी नहीं है वो मैं आपको और भी बताता हूँ। स्वयं पोर्टल जो है मुख्य तौर से टीचरों की ट्रेनिंग के लिए भी यूज किया जा रहा है। सरकार जो है वो किसी तरीके से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उच्च कोटि के शिक्षक तैयार करने के लिए भी ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से जो है वो स्वयं पोर्टल का इस्तेमाल कर रही है। तो आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि स्वयं पोर्टल के अंदर जो है वो ऑनलाइन शिक्षा किस तरीके से बेटर दी जा सकती है, बेहतर तरीके से दी जा सकती है, उसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का भी इसमें प्रावधान है। और ये मानव संसाधन मंत्रालय यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का जो है वो कार्यक्रम है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस। मैं इसका थोड़ा सा शब्द बता देता हूँ आपको, इसका मतलब बता देता हूँ। नॉट ऑल एनिमल्स मतलब सभी तरीके के जीव जो होते हैं वो माइग्रेट बाय चॉइस यानी कि माइग्रेट यानी कि पलायन, और बाय चॉइस यानी कि अपनी इच्छा से। तो इसका मतलब है ये जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट का जो टाइटल है उसका मतलब है कि सभी जीव जो हैं वो अपनी मर्जी से पलायन नहीं करते हैं। ऐसी इस रिपोर्ट का क्या है, किसने दिया है, तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि वही संयुक्त राष्ट्र जो पर्यावरण कार्यक्रम है उसकी रिपोर्ट है। और इसमें लुप्त प्रजातियों के अवैध तस्करी के लिए, ठीक है, अभियान चलाया जा रहा है। तो जो लुप्त प्रजातियां हैं या लुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनकी तस्करी को लेकर बहुत बड़ी समस्या जो है विश्व भर में देखने को मिल रही है। बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो कि अब बहुत ही ज्यादा मानव गतिविधियों की वजह से या तस्करी की वजह से बढ़ती हुई समस्या जो है वो तस्करी यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसकी वजह से जो है वो इन जीवों को, इन जानवरों को जो है वो तस्करी की वजह से लुप्त होना पड़ रहा है। इस पर बहुत सारे कदम भारत सरकार ने भी उठाए हैं, विदेशों में भी ऐसे बहुत सारे जो हैं वो कार्यक्रम चलते रहे हैं। बट इसके अंदर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ये एक प्रमुख संस्था है और ये इस तरीके की रिपोर्ट लेकर आती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज हम बात कर रहे हैं IDRC। उच्चतम न्यायालय ने जो है या उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश AK सीकरी ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र यानी कि जो है ये इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर जो है उसकी बात कर रहे हैं हम, IDRC। और इसको जो है 22 मई 2020 को ऑनलाइन कर दिया गया, ऑनलाइन इसका उद्घाटन किया गया। मुख्य तौर से जो विवाद होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, उनको मध्यस्थता के माध्यम से बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के किसी तरीके से जो है वो आपस में बैठ के अगर किसी मामले को सुलझाया जा सकता है तो उसके लिए संस्था काम करती है। इसको ऑनलाइन कर दिया गया है। नेक्स्ट है हुनर हाट। हुनर हाट की बात करेंगे तो हुनर हाट सितंबर 2020 में होने वाला था। इसमें इस बार लोकल से ग्लोबल, ठीक है, इस थीम पर इसको किया जाएगा, क्योंकि जैसा भी नरेंद्र मोदी ने घोषणा भी की, लोकल को वोकल करने की बात चल रही है। तो यहाँ पर हुनर हाट इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो संस्था है। हुनर हाट भारतीय धरोहर को बढ़ावा देने वाले कारीगरों व शिल्पकारों को बढ़ावा देता है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हुनर हाट एक ऐसा कार्यक्रम है जो हर साल जो है वो भारत सरकार आयोजित कराती है देश के अलग अलग हिस्सों में। हुनर हाट के अंदर में देश में से अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले जनजाति, गांव से आने वाले लोग जिनकी हाथ की बुनाई वगैरह के या फिर कारीगरी के काम जो हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार हुनर हाट का आयोजन जो है वो हर साल करवाती है। तो इस साल का हुनर हाट जो है वो सितंबर 2020 में होगा और वोकल से ग्लोबल, लोकल से ग्लोबल जाने की जो है वो इसकी थीम पे है, ये आधारित रहेगा।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत खेलों की। खेलों में बात करेंगे तो फेड कप हार्ट अवार्ड, ये जो है वो आप डायरेक्टली पूछने वाला है, फेड कप हार्ट अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को मिला है? तो ध्यान रखिएगा, भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को मिला है। फेड कप हार्ट अवार्ड जो है वो महिला टेनिस खिलाड़ियों को दिया जाता है। फेड कप जो है वो महिलाओं की टेनिस प्रतियोगिता करवाने वाली एक संस्था है और महिला टेनिस में इनका जो है वो मुख्य योगदान रहता है। तो इन्होंने जो हार्ट अवार्ड है, इनका फेड कप के द्वारा हार्ट अवार्ड जो दिया जाता है वो पहली बार किसी भारतीय महिला को दिया गया है और ये दिया गया है सानिया मिर्जा को। नरेंद्र बत्रा, ये नाम भी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। नरेंद्र बत्रा जो हैं वो वर्तमान में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष थे और इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इनकी जो है वो कार्यकाल की खात्मा हो रहा था और इनका 1 साल का कार्यकाल जो है वो मई 2021 तक जो है वो बढ़ा दिया गया है। इनका कार्यकाल खत्म होने वाला था बट इसको आगे बढ़ा दिया, तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारतीय हैं। भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप होने वाला था, यह आपको ध्यान होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो है वो होने वाला था और फरवरी से मार्च 2021 को इसको जो है वो निर्धारित किया गया है। ये जो है वो महामारी जो हो गई है उसकी वजह से जो है वो स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, तो पहले ये अभी 2020 में होने वाला था, इसको आगे बढ़ा दिया है। इसी से जुड़ी हुई दूसरी चीज है फीफा अंडर 20। देखिए, मैं पहले यहाँ बात कर रहा था अंडर 17 की, अब मैं बात कर रहा हूँ अंडर 20 की। अंडर 20 महिला विश्व कप जो है वो पनामा और कोस्टा रिका, ये जो जगह हैं यहाँ पर आयोजित किया जाना है 20 जनवरी से 20 फरवरी 2021 के बीच। ठीक है, ये दोनों ही चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगी। अंडर 17 भारत में होना है और अंडर 20 जो है वो महिला विश्व कप, ये दोनों ही महिला विश्व कप में फीफा फुटबॉल के हैं दोनों ही, एक भारत में होना है और एक पनामा और कोस्टा रिका इन देशों में होना है। पनामा कोस्टा रिका जो है वो उत्तरी अमेरिका के पास में है, छोटे से देश है। नेक्स्ट चीज आती है यहाँ पे नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI, इन्होंने जो है वो अंजुम मोदगिल को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के लिए जो है वो नामांकित किया है और जसपाल राणा को जो है वो इन्होंने द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। ध्यान रखिएगा, खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान जो है वो हमारे देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है। उसी तरीके से द्रोणाचार्य सम्मान जो है वो हमारे देश में कोचेस के लिए, जो कोच होते हैं खेलों के, उनके लिए जो है वो सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट बात करेंगे मिजोरम। ये डायरेक्टली पूछने वाला सवाल रहेगा कि किस राज्य ने हाल ही के अंदर खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है, तो आपको ध्यान रखना है मिजोरम राज्य ने जो है वो हाल ही में खेलों को जो है वो उद्योग का दर्जा देने का फैसला किया है। मिजोरम के खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया राइटो, इन्होंने जो है वो घोषणा कर दी है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए इनको मई 2020 जो है वो से खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया। बात कर रहे हैं अंतरिक्ष एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी। खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 जो है वो पारित हो गया है। संसद ने 12 मार्च 2020 को खनिज कानून संशोधन विधेयक पारित किया था और इस विधेयक के अंतर्गत जो खनिज नीति है हमारे देश की, उसमें जो है वो कुछ बदलाव हुए हैं। 1957 की कोयला खान और अधिनियम 2015 और 1957 की खनिज विकास विनियम अधिनियम 1957, ये इन दोनों में संशोधन किया है और इसके स्थान पर जो है वो नई पॉलिसी आएगी। इसमें जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा। देखिए, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग भारत की बहुत ज़्यादा बड़ी है, पर अभी भी हम जो है वो 60 के नीचे हैं। हमें ये रैंकिंग का लक्ष्य जो भारत सरकार ने रखा है वो रखा है कि अगले आने वाले 4 सालों के अंदर भारत सरकार की जो रैंकिंग है, भारत की रैंकिंग जो है वो टॉप 50 में होनी चाहिए। इस वजह से भारत सरकार ईज ऑफ डूइंग के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है। जो नई खनिज नीति है उसके बारे में कुछ एक बिंदु हैं जो आपको ध्यान होने चाहिए। इस खनिज नीति के अंदर जो प्रमुख बदलाव आया है, इससे पहले जो एक्सप्लोरेशन यानी कि खनिजों को खोदने की या फिर उनको ढूंढने की जो नीति थी उसमें काफ़ी प्रमुख बदलाव किए गए हैं और इस वजह से खनिज नीति जो है वो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये प्रावधान हटा दिया गया है कि अगर कोई कंपनी खनिज को खोज के निकालती है तो उसको किसी और कंपनी को दिया जा सकेगा। अब से ये इसमें थोड़ा सा बदलाव ये इंपॉर्टेंट है कि खनिज नीति के अंदर जो नई आ रही है भारत सरकार की, उसके अंदर ये प्रावधान है कि अगर आप या कोई कंपनी किसी खनिज को खोजती है तो उसको उसी क्षेत्र में या उस खान को अलॉट किया जा सकता है। ऐसा प्रावधान इस नीति में है।
बात कर रहे हैं नेक्स्ट है विश्व इस्पात रिपोर्ट 2020। 24 मई 2020 को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में क्रूड स्टील यानी कि जो रॉ या क्रूड कच्चा जो इस्पात होता है, स्टील होता है, उसमें विश्व में 65% की गिरावट, भारत में 65% की गिरावट आई है, वहीं विश्व में उत्पादन में 13% की गिरावट आई है, जो कि बहुत ही बड़ा आंकड़ा है क्योंकि ये कोविड-19 की वजह से हुआ है। जैसा आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, विश्व भर में उद्योगों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव इस चीज़ का पड़ा है कोरोना वायरस की वजह से। वहीं पे भारत स्टील का, उस इस्पात का जो है विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो देश बन गया था अभी थोड़े दिन पहले, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जहां की वार्षिक रैंकिंग के अनुसार भारत में 2 स्थान ऊपर उठकर जो है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी कि जो एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स है, ETI एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसमें 74वें स्थान हासिल किया है भारत ने। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये जो है वो एक मीटिंग होती है हर साल, ये गैर सरकारी है। ध्यान रखने वाली बात ये है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो सरकारी मंच नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो मुख्य तौर से भारत इसमें शामिल होता है, हमेशा सुर्खियां बनती है। तो साल की शुरुआत में हर साल जनवरी फरवरी के महीनों में जो है वो विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस नाम से एक जगह स्विट्जरलैंड के अंदर, वहां पर इसकी बैठक होती है और इसमें दुनिया भर के CEO, सभी कंपनियों के प्रमुख जो हैं, सभी देशों के प्रमुख जो हैं वो हिस्सा लेते हैं और एक तरीके का मंच है जहां पे सब देश अपनी तरफ से कुछ कदम जो उन्होंने उठाए हैं बिजनेस वगैरह को बढ़ावा देने के लिए, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए, इसके बारे में जो है वो अपनी प्रस्तुति रखते हैं। यहाँ पे चर्चाएं वगैरह होती है और बैठक वगैरह होती है, क्योंकि ये किसी देश की ओर से आयोजित नहीं कराया जाता और ये एक स्वतंत्र संस्था है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर CEO वगैरह, कंपनीज वगैरह के ओनर वगैरह आते हैं और सभी देश कोशिश करते हैं कि इन मालिकों से, कंपनी वाले लोगों से जाकर कहें कि हमारे देश में आप निवेश करिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा निवेश के अच्छे अवसर आपके लिए रहेंगे, और इसीलिए ये हर साल न्यूज़ में रहने वाली है। ध्यान रखने वाली बात, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ETI में 74वां स्थान है भारत। नेक्स्ट है सूर्य नगरी, ये आपसे पूछ सकते हैं। सूर्य नगरी नाम जो भी है वो है उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर से जुड़ा हुआ है, तो आपको यहीं से जोड़ लेना है इसको। सूर्य नगरी जो है वो भारत सरकार ने कोणार्क सूर्य मंदिर का शहर जो है कोणार्क शहर, उसको पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से जगमग करने की पूरी योजना तैयार कर ली है और इसके अंतर्गत जो कोणार्क सूर्य मंदिर है और कोणार्क शहर है, इसको पूरी तरीके से सौर ऊर्जा निर्भर बना दिया जाएगा। इसकी योजना जो है वो भारत सरकार ने पूरी कर ली है, तो ध्यान रखिएगा, सूर्य नगरी पूछ सकता है या फिर किस देश को हाल ही में भारत सरकार ने पूर्ण तरीके से सौर ऊर्जा कर दिया है, तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि कोणार्क सूर्य मंदिर की और कोणार्क शहर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत सरकार ने IIT बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा करियर पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और भारत के लिए गर्व की बात है। भारत में पहली बार 12,000 हॉर्स पावर का जो इंजन है वो रेल मंत्रालय ने तैयार किया है और इसका जो परीक्षण है वो किया गया है। आपको ध्यान होना चाहिए, WAG-12NO या नंबर 60027 इसका जो मॉडल नंबर है दिया गया है। 12,000 हॉर्स पावर का भारत में ही बनाया गया इंजन है। कहाँ बनाया गया है? मधेपुरा फैक्ट्री में इसका निर्माण कार्य हुआ है। तो ये भारत के लिए एक बहुत ही प्राउड मूवमेंट है, बहुत जो है वो बहुत बड़ी बात है कि भारत ने अपने खुद से जो है वो रेलवे इंजन, और वो भी तब पावरफुल जो है बनाने का फैसला किया है और इसको सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं इसरो गगनयान मिशन की, जिसकी घोषणा जो है वो भारत ने पिछले साल की थी और इसरो ने गगनयान मिशन के तहत दिसंबर 2020 में पहली और जुलाई 2021 में दूसरी मानव रहित स्पेस फ्लाइट भेजने का फैसला किया। ध्यान रखिएगा, हमने गगनयान मिशन के अंतर्गत मानव को पहली बार अंतरिक्ष में भेजने का फैसला किया है भारत से खुद से। इससे पहले हमारे जो भी अंतरिक्ष कार्यक्रम या प्रोग्राम रहे हैं उसमें हम जो है वो पूर्ण तरीके से रूस पर निर्भर रहे थे,
राकेश शर्मा जब भारत से अंतरिक्ष में गए थे तो वो भी रूस से गए थे। भारत का पहला अभियान, पहला जो हमने आर्यभट्ट किया था। तो इसी वजहों से आपको ये ध्यान होना चाहिए कि गगनयान एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गर्व वाला प्रोजेक्ट है भारत सरकार के लिए। तो जब हम पहली बार किसी व्यक्ति को स्पेस में भेजेंगे तो उस मिशन की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि उसकी टेस्टिंग वगैरह होना जरूरी है। इसीलिए पहली और दूसरी मानव रहित स्पेस फ्लाइट जो है वो 2020 और 21 में भेजी जाएगी। वहीं इसी में जुड़ता हुई चीज है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो ने अपनी पहली महिला ह्यूमनॉइड जो है, जो इस फ्लाइट वगैरह में जो व्यक्ति जाएंगे, गगनयान मिशन में जो लोग जाएंगे, उनकी सहायता करने के लिए एक रोबोट तैयार किया है। इसका नाम भी पूछने जाने की संभावना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ह्यूमनॉइड मतलब ह्यूमन जैसा दिखने वाला रोबोट। तो पहला इसका प्रोटोटाइप पेश किया गया और इसका नाम दिया गया है व्योम मित्र। ठीक है, इस रोबोट का नाम है व्योम मित्र। दिसंबर 2021 में भेजे जाने वाले मानव अंतरिक्ष मिशन में व्योम मित्र पुरुष अंतरिक्ष यात्रियों की मदद करेगी। तो ये जो है वो भी एक भारतीय खुद का बनाया हुआ रोबोट है और ये भी एक प्राउड मूवमेंट रहेगा भारत के लिए। नेक्स्ट चीज बात कर रहे हैं सुपर अर्थ। ये सुपर अर्थ क्या होता है थोड़ा सा समझ लेंगे। तो सुपर अर्थ जो है वो ऐसे ग्रह होते हैं जो हमारे सूर्यमंडल, हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित हैं, किसी ना किसी आसपास के तारे के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा ही एक सुपर अर्थ ग्रह जो है वो चुनिंदा ग्रहों में से एक है जिसको ढूंढा गया है अभी हाल ही में, और पृथ्वी की परिक्रमा और इसकी दूरी जो है वो उसके ग्रह से समान है। और मेजबान तारे जो है इसका, जिसके आसपास ये घूम रहा है, वो सूर्य के द्रव्यमान का 10% है। नेक्स्ट चीज आ रही है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान मिशन में भारतीय स्टार्टअप्स जो हैं उनकी हिस्सेदारी की 17 तकनीकों को चयनित किया है। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि वही हम बात करें इसरो की, और इन्होंने गगनयान मिशन में कुछ भारतीय स्टार्टअप्स की 17 टेक्निक्स का इस्तेमाल करने का फैसला किया, जो कि भारत में अब स्पेस टेक्नोलॉजी को जो जिस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है, ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। इससे पहले मुख्य तौर से भारत में कोई भी निजी कंपनियां या बहुत सारी निजी कंपनियां नहीं थी जो इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम कर रही थी, पर जैसे जैसे अभी भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ोतरी मिलती जा रही है, वैसे वैसे भारत में कई नए स्टार्टअप्स भी खुलते जा रहे हैं जो अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े हुए, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए काम कर रहे हैं। ऐसे कुछ स्टार्टअप्स को जो है वो इसरो ने चुना है। यही आ गए हम जो मैंने अभी आपसे बात की थी। ठीक है, तो कस्तूरी रंजन समिति की बात कर रहे हैं हम। पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने से संबंधित चर्चा हुई है और ये कस्तूरी रंजन समिति की रिपोर्ट के आधार पर है। केंद्र सरकार ने 2018 में क्षेत्रों को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र यानी कि एनवायरमेंटल सेंसिटिव एरिया, ESA, एनवायरमेंटल सेंसिटिव एरिया के रूप में अधिसूचित करने के लिए एक ड्राफ्ट नोटिस जारी किया है। तो पर इसमें जो काम की खबर है वो आपको ये ध्यान रखना है, कस्तूरी रंजन समिति बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहती है, बहुत बार इस पे पर्यावरण, एनवायरनमेंट से जुड़े हुए सवाल बनते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कस्तूरी रंजन समिति जो है वो पश्चिमी घाटों को संरक्षित करने के उससे बनाई गई समिति है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं 29 मई 2020 को INS कलिंग। ये आपको ध्यान रखना है कि ये नाम जो है वो INS कलिंग जो है ये मुख्य तौर से उड़ीसा के अंदर एक नेवल बेस है। ये कोई शिप नहीं है, जहाज नहीं है, और यहाँ पर अग्निप्रस्थ नाम से जो है वो मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, इसका उद्देश्य INS कलिंग के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करना है। तो ये एक मिलिट्री शिप नहीं है, ये एक मिलिट्री स्टेशन है और ये नेवी का जो है वो यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट है पूरा, और यहाँ पर अग्निप्रस्थ नाम से मिसाइल पार्क है। तो ये वन वर्ड क्वेश्चन बनेगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो है, इसका नाम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रख दिया गया है। ये नाम परिवर्तन किया गया है, ये देहरादून में है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम 18 मई 2020 को जापान ने देश के उपग्रह को खतरे की निगरानी और मुकाबला करने के लिए सोमवार को अपनी नई अंतरिक्ष रक्षा इकाई शुरू कर दी है। तो ये जो अंतरिक्ष में युद्ध होने की स्थिति बनी है, ये भी अभी सिक्योरिटी के स्थिति से थोड़ा सा जो है इम्पोर्टेंट हो गया है। कैसे हुआ है? जापान ने अपना यहाँ पे स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन शुरू कर दिया है। जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स का हिस्सा है ये। तो इससे पहले अमेरिका ने भी अंतरिक्ष के अंदर जो सैटेलाइट वगैरह होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, अंतरिक्ष से किसी देश पर हमला करने के लिए, इन सब चीज़ों को देखते हुए स्पेस फोर्स का गठन जो है वो, अंतरिक्ष सेना का गठन जो है वो अमेरिका ने भी किया था, और ऐसा दूसरा देश जो है जापान भी बन गया जिन्होंने ऐसा कर रहा है।
तो अंतरिक्ष के अंदर से हमला करने की संभावना अब धीरे धीरे जो है वो जैसे जैसे देश अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक संभावना बनती जा रही है। जापान जैसे देश जिनके पास में एडवांस टेक्नोलॉजी है, चाइना जैसे देश, रूस, अमेरिका, इन देशों के पास में एडवांस टेक्नोलॉजी होने की वजह से एक खतरा बन गया है कि अंतरिक्ष में किसी सैटेलाइट में रॉकेट भी हो सकते हैं, या फिर किसी तरीके से ऐसी संभावना हो सकती है कि वो दूसरे देश के उपग्रहों को, जो दूसरे देश पर निगरानी रखने के लिए, सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उनको उड़ा सकते हैं। ऐसा ही कुछ भारत ने किया था जब ऑपरेशन शक्ति या मिशन शक्ति जिसको आप बोल सकते हैं, उसके माध्यम से जो है भारत ने 2019 की गर्मियों के अंदर एंटी सैटेलाइट रॉकेट जो है वो लॉन्च करके ये दिखाया था कि भारत भी ऐसा कुछ कर सकता है। अंतरिक्ष के अंदर जो सैटेलाइट घूम रहे हैं, अगर उनमें से कोई दूसरे देश का सैटेलाइट है जो भारत पर निगरानी रखता है, ऐसा कोई स्थिति बनती है तो भारत जो है वो उन सैटेलाइट को यहीं से जो है वो गिरा सकता है। तो इसकी वजह से अंतरिक्ष में एक तरीके से, स्पेस में एक तरीके से जो है वो उपग्रहों के बीच में या देशों के बीच में उपग्रहों को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर इस तरीके की स्थिति बन गई है कि अब सभी देश जो हैं वो स्पेस फोर्स या स्पेस डिफेंस फोर्स बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। अगला है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने, ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, और भारतीय अभिचरों यानी कि हम बात कर रहे हैं मैमल्स की या जीवों की, और इसमें से 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टोटली क्रिटिकली एंडेंजर्ड की, और 35 को एंडेंजर्ड यानी कि लुप्तप्राय की कैटेगरी में जो है वो सूचीबद्ध कर दिया है। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए कि भारत के अंदर बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता है, और जैव विविधता से जुड़ी हुई 2 सूचियाँ आपको यहाँ पे ध्यान होनी चाहिए। पहली सूची होती है भारत के अंदर जिन जीवों को संरक्षण प्राप्त है उनको 1972 के 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो सूचियाँ हैं क्रमबद्ध तरीके से, उसमें अलग अलग सेक्शन के अंदर अलग अलग कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, जिससे वो जो है वो अपने देश के अंदर उनको किस दर्जे की सुरक्षा प्रदान है उसका एक तरीके से सूचीबद्ध तौर पे देखा जा सके। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो सूची होती है उसको IUCN कहा जाता है। IUCN लिस्ट जो होती है या रेड लिस्ट जो होती है, उसके अंदर उन जीवों को रखा जाता है जिनको बहुत ज़्यादा खतरा वैश्विक स्तर पे जो है वो है। इस तरीके से जो है वो अलग अलग देशों के लिए अलग अलग प्रजातियों का जो महत्व है उनको लेकर अलग अलग समय पर इन सूचियों को रिवाइज किया जाता है, इन पे वापस नज़र रखी जाती है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर चल रहा है, और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने जो 35 और 20 प्रजातियों का नाम दिया है, ये गंभीर रूप से लुप्तप्राय हैं। 20 प्रजातियों में केरल के पश्चिमी घाटों में, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पूर्वोत्तर की कुछ पहाड़ियों में पाए जाने वाले मेंढकों की कुछ प्रजातियां भी शामिल हैं। नेक्स्ट है भारत की शीर्ष तेल और गैस उत्पादन कंपनी ONGC और देश की सबसे बड़ी बिजली कंपनी NTPC, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने जो है नवीकरण और ऊर्जा परियोजना के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने का समझौता कर लिया है। इन 2 के बीच में समझौता हुआ है। कौन सी कंपनियों के बीच में? ONGC और NTPC। थोड़ी कुछ जो न्यूज़ अब आती है वो है कोविड-19 से जुड़ी हुई है, क्योंकि मई के महीने में ज़्यादातर कोरोना वायरस से जुड़ी हुई खबरें रही। नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है GAURD के नाम से। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, इन दोनों ने मिलकर जो है वो GAURD, ठीक है, गवर्नमेंट ऑथोराइज फॉर रिलीफ जिंग ड्रोन्स जो है उसके लिए पोर्टल लॉन्च किया है, और ये ड्रोन संचालन के लिए सरकारी एजेंसियों को फास्ट ट्रैक में यानी कि फटाफट से छूट प्रदान करेगा। देखिए, ड्रोन से जुड़ी हुई भारत सरकार की जो अभी नीति है उसके अंदर आपको ध्यान होना चाहिए कि भारत में ड्रोन उड़ाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आपने ड्रोन रजिस्टर भी कर रखा है तो भी आप बिना जो है वो भारत सरकार की अनुमति के ड्रोन को उड़ा नहीं सकते हैं। आपको बिना, यानी कि भारत सरकार की नीति है, अगर आपके पास परमिशन नहीं है आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। तो जब भी कोविड-19 से जुड़ी हुई किसी समस्या के लिए ड्रोन संचालन की सरकारी एजेंसियों को जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए एक फास्ट ट्रैक पोर्टल जो है वो इन्होंने लॉन्च किया है, उसी से जुड़ी हुई है। तो आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है, GAURD करके पूछ ले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए ये कोविड-19 और ड्रोन से जुड़ा हुआ है कि कोविड-19 के संबंध में जो इमरजेंसी सेवाएं हैं सरकारी एजेंसियों के लिए, उसके लिए फटाफट से उनको परमिशन मिल जाए। इसके लिए ड्रोन संचालन के लिए पोर्टल है GAURD। नेक्स्ट है मिशन सागर, ठीक है, भारत ने 10 मई को मिशन सागर का शुभारंभ किया है,
और ये मॉरिशियस, मालदीव, कैमरोस और सेशल्स जैसे देशों को जो है वो भेजा गया है नौसेना के जहाज केसरी के साथ में। और इस जहाज में चिकित्सा सहायता टीमें, आवश्यक खाद्य पदार्थ और कोविड-19 संबंधित आवश्यक दवा उपलब्ध कराई गई है। तो इन देशों को, जो कि बहुत सभी छोटे छोटे देश हैं, अब देखेंगे मेडागास्कर अफ्रीका द्वीप के पास में बहुत छोटा सा देश है, द्वीपीय देश है, मॉरिशस भी ऐसा ही है, मालदीव भारत का पड़ोसी देश द्वीपीय देश है, और कैमरोस के साथ भी ऐसा ही है, सेशल्स भी एक द्वीपीय देश है। इन सब देशों को जो हिंद महासागर क्षेत्र के अंदर स्थित हैं, भारत ने एक अच्छे पड़ोसी के होने के नज़रिए से जो है वो यहाँ पर दिखाया है कि किस तरीके से कोविड-19 के समय में जो है भारत सहायता प्रदान कर सकता है मिशन सागर के माध्यम से। नेक्स्ट बात कर रहे हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु की भारतीय नौसेना। अब बात कर रहे हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु की भारतीय नौसेना के आईएनएस जलाश्व। ये नाम थोड़े से इंपॉर्टेंट रहेंगे, यहाँ पर पूछने की आशंका रहेगी एग्जाम के माध्यम से कि आईएनएस जलाश्व और आईएनएस मगर, ये दो नाम रहेंगे। मालदीव भेजे गए थे भारतीय नौसेना की तरफ से, वहीं भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए, जबकि आईएनएस शार्दुल और आईएनएस ऐरावत ये दो भेजे गए थे संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, भारतीय नागरिकों को वहां से बचाने के लिए। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु मुख्य तौर से भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है, जिसके माध्यम से जो लोग विदेशों में फंस गए थे कोविड-19 की वजह से, उन लोगों को जो है भारत लाने के लिए जो है वो कदम भारतीय सरकार ने उठाए। दूसरी ओर भारत सरकार की ओर से, या फिर ऐसा कहना चाहिए कि एयर इंडिया की ओर से, वंदे भारत मिशन जो है वो शुरू किया गया। भारत सरकार ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए, ठीक है, यूएई से 10 उड़ानें, बांग्लादेश, मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम्स यानी कि यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और से 7 फ्लाइट्स, सऊदी अरब, सिंगापुर, फिलीपींस और कुवैत से 5-5 फ्लाइट, और कतर, बहरीन और ओमान से 2-2 उड़ानें जो हैं वो इसमें शामिल की हैं। ये एयर इंडिया का मिशन है वंदे भारत मिशन। वहीं नेवी का, भारतीय नौसेना का मिशन है ऑपरेशन समुद्र सेतु। ये दोनों में फर्क है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर में जो प्राइवेट है, निजी क्षेत्र है, उसको बढ़ावा देने के लिए ऑटोमेटिक यानी कि बिना अप्रूवल के, बिना किसी तरीके की सरकारी परमिशन के जो है वो विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% किया जा रहा है। इससे विदेशी कंपनियों को देश में रक्षा क्षेत्र में निवेश करने के लिए आकर्षित करने की मदद मिलेगी। ऐसा जो है वो डिफेंस सेक्टर में बढ़ावा देने की बात चल रही है। लोकल फॉर वोकल हो, चाहे मेक इन इंडिया हो, डिफेंस क्षेत्र एक ऐसा एरिया है जिसमें भारत जो है वो बहुत ज़्यादा विदेशों से हथियार खरीदता है। अभी हाल ही में आई हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाले देशों में टॉप 3 में भारत रहा है हमेशा से ही, और इस वजह से जो है भारत के लिए बहुत सारा विदेशी धन जो है वो इन विदेशों से लाने वाले हथियार वगैरह में खर्च हो जाता है, और इस वजह से भारत को जो है वो व्यापार घाटा भी झेलना पड़ता है। और इन सभी चीज़ों की वजह से जो है वो भारत में खुद के मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की यहाँ पे बात चल रही है। नेक्स्ट बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का मुख्यालय जो है वो आपको ध्यान होना चाहिए मनीला फिलीपींस के अंदर है, और ये जो है वो कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए अलग अलग देशों को अलग अलग देशों को जो है मदद प्रदान कर रहे हैं ताकि वो राशन खरीद सकें, वो बीमारियों से लड़ने के लिए दवाइयाँ वगैरह खरीद सकें, और जो आर्थिक नुकसान हुआ है उससे उभर सकें। तो इन्होंने जो है वो भारत को $1.5 बिलियन का ऋण देने का जो है वो फैसला किया है, और ये समाज के कमजोर वर्ग के लिए तत्काल सहायता प्रदान करने और कोविड-19 संक्रमण को रोकथाम और निवारण करने के लिए जो है वो ऋण है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है एशिया के अंदर। चाइना का इसमें है काफ़ी सारी हिस्सेदारी है, भारत भी इसका सदस्य है। एशियन डेवलपमेंट बैंक या एडीबी जिसको कहा जाता है, मनीला फिलीपींस के अंदर मुख्यालय होना इसका महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए, इसमें आसियान देश जो हैं वो सदस्य हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। REPF राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम, ये कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात संवर्धक विकास प्राधिकरण APEDA के तत्वाधान से केंद्र में एक नया केंद्र ने एक नया निकाय स्थापित किया है। उत्पाद और निर्यात से संबंधित विकास की निगरानी, पहचान, परवानमान करेगा और आवश्यक नीतिगत उपायों की सिफारिश करेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखिए, राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम क्या है?
और आपेडा क्या है। तो आपेडा जो है वो एग्रीकल्चर प्रमोशन एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट है एक तरीके से, और एग्रीकल्चर प्रमोशन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये आपेडा, और वहीं REPF राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम है। ये दोनों ही संस्थाएं मिलकर जो है मुख्य तौर से विदेशों में किस तरीके से भारतीय खाद्यान्न जो होते हैं उनको प्रोत्साहित करना, उनको एक्सपोर्ट करने में किस तरीके से मदद हो सकती है, उसके लिए जो है वो काम करते हैं। तो इनके बीच में जो है वो आप देख सकते हैं एक नए निकाय का स्थापित किया गया है, जिसमें उत्पादन और निर्यात को से संबंधित विकास करने की बात चल रही है कि किस तरीके से हम जो है वो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकते हैं विदेशों में। लिंक रोड 8 मई 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर के लिए लिंक रोड का उद्घाटन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए, लिंक रोड को लेकर ही विवाद शुरू हुआ नेपाल और भारत के बीच में, जब लिपुलेख दर्रे तक जो रास्ता जाता है। देखिए, जहाँ जहाँ बात हो रही है मानसरोवर जाने के लिए, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि मानसरोवर जो है वो तिब्बत का हिस्सा है और चीन के अंदर में आता है। भारत से जब आप इस रास्ते से जाते हैं तो दो रास्ते पड़ते हैं, एक सिक्किम से होते हुए जाता है नाथुला दर्रे से होते हुए, और दूसरा रास्ता जो है वो यहाँ से होते हुए जाता है लिपुलेख से होते हुए, जो कि हम जो है वो उत्तराखंड और नेपाल सीमा पर पड़ता है, वहाँ की बात कर रहे हैं। इस रास्ते का कच्चा होने की वजह से, इसमें कोई एक पुल वगैरह नहीं होने की वजह से जो है वो कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था। पर भारत ने यहाँ पर एक पुल बनाया। इस पुल को बनाने वाले क्षेत्र को लेकर लिपुलेख दर्रे वाले और जो लिम्पियाधुरा और काला पानी है, इन 3 जगहों के बीच वाला जो इलाका है, इसको लेकर नेपाल ने जो है ऑब्जेक्शन उठाया था। और नेपाल का कहना है कि ये क्षेत्र जो है वो नेपाल का आता है और भारत बिना पूछे उनसे इस क्षेत्र में अगर रोड बनाता है तो उसको लेकर उनको आपत्ति है। तो ये लिंक रोड का जो है वो अनावरण किया था रक्षा मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ये जो है मानसरोवर के लिए लिंक रोड है, और लिंक रोड धारचला से लिपुलेख चीन बॉर्डर को जाती है, जिसे कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के रूप में जाना जाता है। तो आपको ये कुछ एक पॉइंट्स, कुछ एक जगह हैं जो अभी रिसेंट में न्यूज़ में भी रही हैं, और ये नेपाल इंडिया रिलेशंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इसी तरीके से चारधाम परियोजना के अंतर्गत बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO सीमा सड़क संगठन जो है, ये मुख्य तौर से सीमा वाले क्षेत्रों के अंदर जो हिमालय वगैरह सीमाएं हैं वहाँ पर मुख्य तौर से सड़क बनाने का और उसको संचालित करने का काम करती है। BRO ने एक बहुत ही अच्छा कारनामा करके दिखाया है। इन्होंने जो है वो चारधाम परियोजना के अंतर्गत ऋषिकेश धरासू हाईवे NH94 पर घनी आबादी क्षेत्र के चंबा शहर के नीचे से सुरंग निर्माण किया है। यानी कि शहर के नीचे से पहाड़ को खोदकर जो है वो सुरंग निर्माण किया है, जिससे काफ़ी ज़्यादा ये जो है वो पूरे साल चलने वाली सड़क जो है वो यहाँ पर खुल जाएगी। और चारधाम परियोजना जो चारों धामों को ऋषिकेश के अंदर से लेते हुए आगे जाएंगे, तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़ने वाली भारत सरकार की परियोजना है। उसके अंतर्गत जो है वो सफल सुरंग बनाने पर ये पूरे साल जो है वो चल पाएगी। अभी सर्दियों के अंदर जो है वो रास्ते बंद होने की वजह से बड़ी समस्या जो आती है वो है। दूसरी तरफ इसी सड़क का इस्तेमाल जो है वो भारतीय सेनाएं भी कर सकती है चीन की बॉर्डर पर निगरानी वगैरह रखने के लिए। तो जब सर्दियां पड़ती है, ये रास्ते बंद हो जाते हैं, तो ये रोड जो है वो बहुत ही ज़्यादा कारगर होगी भारत के लिए। इसीलिए इस सुरंग को भी बनाया गया है यहाँ पर, और इसका काम जो है वो 2019 में शुरू हुआ था, जो कि अब पूरा लगभग कर लिया गया है। चारधाम परियोजना और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO, ध्यान रखिएगा कहाँ पे, चंबा शहर के नीचे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम साइक्लोन अम्फान। ठीक है, साइक्लोन अम्फान जो है यानी कि चक्रवात अम्फान जो है, ये बंगाल की खाड़ी के अंदर आया था। इसने मुख्य तौर से कलकत्ता, बंगाल के अंदर, उड़ीसा के अंदर और दूसरी तरफ बांग्लादेश के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। इसकी रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा जो है वो बताई गई थी। ये नाम जो है वो पिछली सूची में, या 169 नामों की जो सूची आती है अम्फान पे, उसमें लास्ट नाम हुआ करता था, जिसका मतलब शब्द एक अर्थ है आकाश यानी कि स्काई, और ये थाईलैंड द्वारा दिया गया नाम है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं 22 मई 2020 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इन्होंने रेपो दर और रिवर्स रेपो दर में कटौती कर दी है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया था, और नीतिगत दरों में
0.4% की कटौती की गई है, यानी कि रेपो रेट जो है वो 4.4% पर थी, वो 4 पे आ गई है। वहीं रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.75% पे थे, वो 3.35% पे आ गई है। थोड़ा सा देख ले, जो है आपको ध्यान रखना चाहिए, रेपो दर क्या होती है। रेपो दर वो दर है, वो रेट है जिस पर बैंक जो है वो आरबीआई से पैसा ले सकते हैं। अगर ये रेपो दर नीचे होती है तो इसका मतलब ये है कि लोन सस्ता मिलेगा बैंकों को लोन सस्ता मिलेगा तो आरबीआई से वो ज़्यादा पैसा उठाएंगे और आगे बाजार में और सस्ता लोन दे पाएंगे। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि बाजार में इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को बढ़ोतरी मिल सके। अगर बाजार के अंदर सस्ती दरों पर लोन मिल रहा होगा तो घर के लोन, गाड़ियों के लोन, ये सभी लोन जो हैं वो सस्ते हो जाएंगे और लोग जो है वो प्रोत्साहित होंगे कि किसी तरीके से वो गाड़ियां और घर वगैरह खरीद सकें। कोविड-19 संकट काल में जब अर्थव्यवस्था बिल्कुल एकदम से रुक सी गई है तो ये सब जो हैं वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हैं, या एक तरीके से जो है वो इन्फ्लेशन बिल्डिंग मेजर्स हैं आरबीआई की तरफ से, जिसके माध्यम से सस्ते लोन देकर आरबीआई चाहती है कि किसी तरीके से बाजार में खपत जो है वो बढ़े और इससे जो है वो लोग जो हैं वो उत्पादों का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगें। खपत बढ़ने की वजह से भारत देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था है उसका चक्का फिर से चलने लगे। इसीलिए ये कदम जो है वो आरबीआई की तरफ से उठाए गए हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं 23 मई 2020 को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है उस दवाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसकी जो उपयोगिता है उसको देखते हुए लोग जैसे जैसे इसका उपयोग ज़्यादा करने लगे हैं, उस चीज़ को देखते हुए इन्होंने जो है वो नई इस पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा है केवल दवा पंजीकृत मेडिकल पर्ची, यानी कि अगर डॉक्टर रिटन मेडिकल स्क्रिप्ट होगी आपके पास तो ही आपको जो है वो ये दवाई जारी की जा सकती है। वरना बहुत ज़्यादा इसमें न्यूज़ पे हंगामा हुआ था कि जब ये दवाई को लेकर बहुत ज़्यादा ऐसी खबरें आने लगी कि इस दवाई से कोरोना में राहत मिलती है आदि खबरें जो मीडिया में आने लगी, उसकी आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च पुष्टि नहीं करता है। इस वजह से इस दवाई को लेना हानिकारक भी हो सकता है। ये मुख्य तौर से मलेरिया के उपचार में काम आने वाली दवाई है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज जो हैं उनके जियो प्लेटफॉर्म में, ठीक है, अमेरिकी निजी इक्विटी कंपनी KKR ने 11,367 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है और अमेरिका की सिल्वर लेक, विस्टा पार्टनर्स और जनरल अटलांटिक के बाद एक माह में जियो प्लेटफॉर्म में चौथा बड़ा निवेश है। ध्यान रखने वाली बात यह है, थोड़े दिन पहले जियो कंपनी में फेसबुक ने भी निवेश किया था, जिसके बाद ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ गई थी कि विदेशी कंपनियों का भारतीय टेलीकॉम कंपनियों में निवेश जो है वो एक बड़ी बात है। वहीं आप देख सकते हैं भारतीय मार्केट में टेलीकॉम कंपनियों के बीच में बहुत ज़्यादा जो है वो टेलीकॉम संकट आने की वजह से बहुत सारे कंपनियों के खर्चे नहीं चल पा रहे हैं। बहुत सारी कंपनियों के जो हैं वो AGR ड्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए थे, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने उनको अपने बकाया राशियों को का भुगतान करने की जो है वो आदेश दे दिए थे, जिसके बाद में टेलीकॉम कंपनियों के बंद होने की नौबत आ गई थी। इसमें रिलायंस, जियो आदि कंपनियों के अंदर विदेशी निवेश का बढ़ना एक तरीके से जो है भारतीय निवेश बाजार के लिए जो है वो थोड़ी बहुत अच्छी खबर हो सकती है और टेलीकॉम कंपनियों के लिए जो है वो अच्छी खबर है। वहीं दूसरी ओर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन के जो मुकेश अंबानी हैं, इनके छोटे बेटे अनंत अंबानी जो हैं वो भी रिलायंस जियो में अब शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, चीन ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई फिर से नापी है और उन्होंने दावा किया है कि उनकी जो टीम ने एवरेस्ट की ऊंचाई नापी है वो पहले मानक जो ऊंचाई थी 8,848 मीटर उससे घटकर 8,844 मीटर, यानी कि 4 मीटर जो है वो चीन की टीम के अनुसार जो है वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई कम इन्होंने बताई है। वहीं दूसरी ओर इस पर भी विवाद हुआ था जब चीन ने माउंट एवरेस्ट को जो है वो अपना बता दिया था। उन्होंने ये दावा कर दिया था कि माउंट एवरेस्ट जो है वो चीन के क्षेत्र में आता है और नेपाल का हिस्सा नहीं है। वहीं पूरे विश्व में सबको पता है कि चीन जो है माउंट एवरेस्ट पर दावा जता रहा है, जो कि गलत है। नेपाल का हिस्सा है माउंट एवरेस्ट और इस पे हमेशा से, सदियों से ही जो है वो नेपाली लोगों की तरफ से या नेपाल सरकार ही जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की परमिशन देती रही है। वहीं गौर करने वाली बात यह है, चीन की ओर से 8 सदस्यीय जो सर्वेक्षण दल था ये तिब्बत के रास्ते जो है वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गया, जो कि शायद
इन्होंने परमिशन नेपाल से नहीं ली थी, और इन्होंने जब ये दावा किया कि माउंट एवरेस्ट जो है वो इनका हिस्सा है, तो इस पर भी विवाद हुआ। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, केंद्रीय सरकार ने राज्यों को वित्तीय वर्ष 2021 के लिए आधार सीमा जो है वो 3 पर जो लोन लेने की सीमा है उसको बढ़ाकर 5% कर दिया, 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया है। और बात करेंगे लास्ट, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल यानी कि सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी संस्था है जैसे आरबीआई बैंकों पर निर्धारित रखती है, वैसे ये जो है वो पूंजी निवेश और जो है सिक्योरिटी विनिमय मंडल जो होते हैं, सिक्योरिटी जो होती हैं, प्रतिभूतियां जो होती हैं, उन पर जो है वो नज़र रखने के लिए, सिक्योरिटी मार्केट पे नज़र रखने के लिए एक संस्था है। और इस क्षेत्र की ये संस्था सभी तरीके से मार्केट में किस तरीके से निवेश बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, उसके लेकर जो है वो कानून पारित करती है। इन्होंने म्यूचुअल फंड और सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिल में निवेश करने की जो है वो अनुमति, अतिरिक्त निवेश करने की अनुमति जो है वो किनको दे दी है, म्यूचुअल फंड को दी है। ठीक है, तो ये जो है वो कुछ करंट की न्यूज़ हमने देखी मई 2020 की। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।